नमस्कार मेरे दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मैथ्स पे। आज हम करने वाले हैं एक बेहतरीन सेट का स्टार्ट, जिस पर रहने वाले हैं केमिस्ट्री और फिजिक्स के बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आप लोग कहते हैं कि सर न्यूमेरिकल भी साथ साथ कराइए, मैं सारी चीज़ें साथ लेके चल रहा हूँ कि कैसे कैसे चीज़ें चल सकती हैं, कैसे कैसे चीज़ें एग्जाम में आ सकती हैं, वो सारी चीज़ें आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ। ठीक है, तो आज के जो सेट रहना है सेट नंबर 7वां रहने वाला है। मतलब हमें 700 से 750 क्वेश्चनों को आज हम कवर करने वाले हैं। ठीक है, 50 क्वेश्चन रहेंगे सीरीज के अंदर, आपको पता ही है। स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन सी युक्ति विभिन्न उपकरणों को श्रेणीकृत में जोड़ने का काम आता है। ठीक है, बोल रहा है कि जो सीरीज कॉम्बिनेशन में है ना, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो कनेक्ट करने के काम आता है उस डिवाइस को हम क्या कहते हैं, उसे हम बोलते हैं संयोजित तार। ये पहले वाले सेट में भी आ चुका था, जिसे हम बोलते हैं कनेक्टिंग वायर। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर आंसर नंबर 20 का राइट आंसर होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन में। मैं ये कोशिश करूंगा कि जो अब ये सेट चला ना, इनका समय मैं कम कर दूं। समय कम करने का मतलब क्या है, मैं बीच में जहां पर चीजें समझाने क्या है वहां पर समझाऊं, नहीं तो सीधे सीधे क्या करते हैं आगे को बढ़ते रहें, ताकि अभी 1 महीने के बाद पेपर है और वहां पर हमारे पास समय बहुत कम है, तो समय की वैल्यू को हमें समझना है सिर्फ। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहता है 5 प्रतिरोध है ना, 5 रजिस्टर्स हैं, 2 ओम 3 ओम 5 4 ओम 5 ओम 6 ओम को एक श्रेणी क्रम एक 6 वोल्ट की बैटरी के साथ श्रृंखला में जोड़ा गया है। 5 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा कितनी होगी। बोल रहा है कि 5 रजिस्टर ऑफ 2 ओम 3 ओम 4 ओम 5 एंड 6 ओम आर कनेक्टेड इन द सीरीज with a 6 वोल्ट बैटरी। 6 वोल्ट बैटरी के साथ व्हाट विल बी द करंट फ्लो थ्रू द 5 ओम रेजिस्टेंस। ठीक है भैया, सीरीज कॉम्बिनेशन में फॉर्मूला आपको बता दिया है, R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3, ऐसे आगे को जुड़ते रहते हैं। तो कितने हैं यहाँ पर, R कितना आ जाएगा, 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 6 6 5 11 15 18 और 2 20, टोटल कितना हो गया, 20 ओम हो गया। ठीक है, रेजिस्टेंस बोला बैटरी 6 की लगी है, 6 वोल्ट की, और V बराबर ओम का नियम होता है V बराबर IR। भैया V कितना लगा है, 6 लगा है। I हमसे पूछ रहा है और R कितना दे रखा है, हमें 20 दे रखा है। तो I बराबर हो जाएगा 6/20, 0 हटेगा तो ऊपर पॉइंट लग जाएगा, तो ये हो गया 2, तो 0.3 एम्पियर इसका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। गुणा भाग करना आपको आता होगा, तो 0.3 एम्पियर इसका आंसर हो गया। एक चीज और नोट करना, सीरीज कॉम्बिनेशन में धारा हमेशा क्या रहती है, सेम रहती है। क्वेश्चन चाहे 2 वोल्ट वाले में पूछ देता, 2 ओम रेजिस्टेंस में पूछ देता, जैसे इसने पूछा ना कि 5 ओम प्रतिरोध में प्रवाहित विद्युत धारा, सब में समान बहती है, इसमें भी इतनी, इसमें भी, सब में सेम बहती है। किस क्रम में, श्रृंखला में, सीरीज कॉम्बिनेशन में। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में आई क्या रहती है, आई सेम रहती है, समान रहती है, और वोल्टेज अलग अलग रहता है, डिफरेंट रहता है। लेकिन सीरीज कॉम्बिनेशन पैरेलल कॉम्बिनेशन में आई अलग अलग रहता है और V क्या रहता है, सेम रहता है। किस में रहता है, सेम, समांतर क्रम में, और श्रेणी क्रम में I समान रहता है। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है कौन सा वैद्युत घटक वैद्युत परिपथ और यंत्रों को संभावित हानि से बचाता है। बोल रहा है कि वह कौन सा इलेक्ट्रिक कंपोनेंट है जो कि क्या करता है, सर्किट और डिवाइस को क्या करता है, डैमेज होने से बचाता है। ठीक है, सीधे सीधे आंसर देख देते हैं। तो भैया उसे बोलते हैं वैद्युत फ्यूज, है ना। फ्यूज तार होता है, इलेक्ट्रिक फ्यूज होता है। ये क्या करता है, जब कभी इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा आती है ना, ये फ्यूज हो जाता है। फ्यूज होने का मतलब ये गल के टूट जाता है। और जब एक वायर क्या है, जब इसमें ज़्यादा करंट आएगा तो ये गर्म होगी फिलामेंट, तो ये टूट गर्म होगा कि पिघलेगा, और पिघलने के कारण बीच से टूट गया। भाई इससे ही तो इलेक्ट्रिक करंट इधर उधर जा रही थी, अब ये है ही नहीं, तो इलेक्ट्रिक करंट कैसे जाएगा। तो इसी वजह से क्या होता है, वैद्युत फ्यूज क्या करता है, जो शॉर्ट सर्किट होता है उससे इसको बचा देता है। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है वैद्युत परिपथ में जूल में किया गया कार्य, जब एक इकाई वैद्युत आवेश एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक स्थानांतरित होता है तो उसे क्या कहते हैं। भैया याद रखना, जब किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक किसी धनावेश को, या परीक्षण आवेश जिसे हम बोलते हैं, है ना, टेस्ट चार्ज जिसे बोलते हैं, जब एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाता है तो इसे हम बोलते हैं विभवांतर, है ना। इसे हम क्या बोलते हैं, विभवांतर बोलते हैं, जिसे बोलते हैं क्या, विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस इसे हम कहते हैं। ठीक हो गया। इसका फॉर्मूला होता है VB माइनस VA, मतलब फाइनल जहां पर लेके वहां में से पहले वाले को माइनस कर दो, बराबर W/Q नेट। ठीक है, एक परीक्षण आवेश द्वारा किया गया कार्य को ही हम क्या कहते हैं, विभवांतर कहते हैं। क्या सब कुछ ओके चल रहा है ना, ओके चल रहा होगा क्या, बिल्कुल ओके चल रहा है। ठीक है,
तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? विभवांतर, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है ऊर्जा संरक्षण। भैया जी, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ठीक है, ये नियम किससे, इससे अभिप्राय क्या है? द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी स्टेट है, ये क्या बताता है? कुल यांत्रिक ऊर्जा संरक्षित रहती है, कुल गतिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, कुल स्थितिज ऊर्जा संरक्षित रहती है, सभी प्रकार की ऊर्जा का योग संरक्षित रहता है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। इस दुनिया भर में जितनी भी एनर्जी है वो हमेशा उतनी ही बनी रहेगी। हाँ, एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित हो सकती है, ये इन्होंने कहा था कि ऊर्जा संरक्षण के नियम के अनुसार ऊर्जा को हम एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर सकते हैं, लेकिन ऊर्जा को हम उत्पन्न भी नहीं कर सकते हैं और नष्ट भी नहीं कर सकते। तो ब्रह्मांड में जितनी भी क्या है हमारा ऊर्जा है वो हमेशा संरक्षित रहती है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 ये रहा। क्वेश्चन कहता है किसी एसी जनित्र और डीसी जनित्र में एक मौलिक अंतर क्या है? बोला व्हाट इज द फंडामेंटल डिफरेंस बिटवीन एसी एंड डीसी जनरेटर। क्या होता है? एसी जनित्र में वैद्युत चुंबकीय होता है जबकि डीसी मोटर स्थायी चुंबक होता है। नहीं भैया, गलत बोल दिया है। डीसी जनित्र उच्च वोल्टेज का जनन होता है, नहीं। एसी उच्च वोल्टेज का जनन होता है, नहीं। अगला, एसी जनित्र में सर्पी वलय होता है जबकि डीसी जनित्र में द्विक परिवर्तक होता है। मेन बोल रहा था, ठीक है, या फंडामेंटल डिफरेंस से पूछा था तो फंडामेंटल डिफरेंस यही हो जाएगा, बाकी इसके ये आंसर होने वाले नहीं है। तो जो एसी जनित्र में सर्पी वलय होते हैं, ठीक है, कैसे होते हैं, है ना, स्लीव रिंग्स होते हैं, जबकि डीसी जनित्र में द्विक परिवर्तक होता है। क्या होता है? द्विक परिवर्तक होता है, कम्यूटेटर होता है। ठीक हो गया। और भैया जो ये एसी और डीसी है ना, ये किसके सिद्धांत पर कार्य करते हैं? वैद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर ये कार्य करते हैं, आपको पता होना चाहिए। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि बड़े अवरोध से ध्वनि के परावर्तक होकर पुनः सुने जाने की घटना को क्या कहते हैं? द फिनोमिनन ऑफ साउंड रिफ्लेक्टिंग ऑफ द लार्ज ऑब्स्टिकल एंड बीइंग हेड अगेन इज कॉल्ड। बोल रहा है, आपने यहाँ पर बोला ये यहाँ पर क्या हुआ, साउंड टकराई, यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, फिर तुमने सुन पाए, तो इस ध्वनि को क्या बोलते हैं? इको कहते हैं, प्रतिध्वनि कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रतिध्वनि। और भैया स्पष्ट सुनने के लिए जो प्रतिध्वनि का समय होना चाहिए वो 0.1 सेकेंड होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 0.1 सेकेंड होना चाहिए। अगला क्वेश्चन ये रहा, मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब। मैंने सब कुछ थ्योरी, जो मेरी थ्योरी की क्लास पढ़ रहा होगा ना, उसे सब कुछ पता चल रहा होगा कि ये तो वही क्वेश्चन है जो हमने थ्योरी में पढ़े हुए हैं और ऐसे ही एग्जाम के अंदर क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो मैं थ्योरी एकदम सिस्टमेटिक तरीके से तय कर रहा हूँ। फिजिक्स का मात्र एक चैप्टर बचा हुआ है, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। जो 5वीं यूनिट है वो फिजिक्स की चल जाएगी। केमिस्ट्री में 2 चैप्टर बचे हुए हैं और बायोलॉजी में थोड़े से ज़्यादा चैप्टर बचे हैं। फिर 25 तारीख तक मैं इसे फिनिश करके दे दूंगा, ठीक है, आप टेंशन नहीं लेना है। तो भैया जो रेटिना है ना, बोल रहा है द इमेज फॉर्मेड इन द रेटिना ऑफ द ह्यूमन आई। भैया जो ह्यूमन आई है उसके रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है कैसा बनता है? क्या प्रतिबिंब सीधा बनता है? नहीं, मैंने आपको बताया था प्रतिबिंब सीधा नहीं बनता है, उल्टा बनता है। हाँ, प्रतिबिंब बिल्कुल उल्टा बनता है, परंतु सीधा दिखाई देता है। हाँ, बिल्कुल सही बात बोल दी है। मैंने आपको बताया था जो रेटिना है उस पर जो प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा उल्टा बनता है, लेकिन हमारा जो माइंड है ना, माइंड पर इंफॉर्मेशन जाती है और वो उसको क्या कर देता है? सीधा दिखाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट। सीधा होता है परंतु सीधा दिखाई देता नहीं, उल्टा होता है भैया, उल्टा होता है तथा उल्टा नहीं। उल्टा कहाँ दिखाई देता है? सीधा दिखाई देता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। जो थ्योरी की क्लास नहीं पढ़ रहा है उसे दिक्कत भी हो सकती है, तो आप लोग पढ़ लें थ्योरी, है ना, बहुत सारी चीज़ें कवर कराई जा रही हैं। मानव नेत्र में रेटिना पर बनने वाला प्रतिबिंब है, भैया ये तो करा दिया है, शायद यही क्वेश्चन तो पहले भी था। मानव नेत्र, हाँ ठीक है, यही क्वेश्चन रिपीट है। ये रहा 10वां क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है किसका दृष्टि क्षेत्र सबसे अधिक होगा? भैया दृष्टि क्षेत्र किसका सबसे अधिक होगा आप लोग बताएंगे। क्या समतल दर्पण का, उत्तल दर्पण का सबसे अधिक होगा, अवतल दर्पण का या उत्तल लेंस का? तो सबसे ज़्यादा दृष्टि क्षेत्र है वो सबसे ज़्यादा किसका होता है? आप लोग बोलोगे जो उत्तल है ना, कॉन्वेक्स मिरर है, उसका जो दृष्टि क्षेत्र है वो सबसे क्या होता है? ज़्यादा होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है गतिशील आवेश उत्पन्न करता है। एक गतिशील आवेश उत्पन्न करता है अथवा एक गतिशील आवेशित कण उत्पन्न क्या करता है? गतिशील बोला है, याद रखना फिर से, गतिशील आवेश। कोई चार्ज है वो क्या कर रहा है? चार्ज पार्टिकल है वो क्या कर रहा है? मूव ऑन कर रहा है ना, मूव कर रहा है, सॉरी। अ मूविंग चार्ज प्रोड्यूस्ड ऑफ अ मूविंग चार्ज पोटेंशियल, सॉरी, पार्टिकल से प्रोड्यूस। क्या प्रोड्यूस करता है? केवल वैद्युत क्षेत्र नहीं भैया, केवल चुंबकीय क्षेत्र नहीं भैया, वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न
उत्पन्न करता है। कौन? गतिशील आवेश। अगर ये गतिशील की जगह, मूविंग की जगह स्टॉप आ जाता है ना, तो वो क्या करता है, जो एक स्थायी आवेश होता है वो हमेशा केवल वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। लेकिन ये गतिशील है, ये आवेशित है, ये गतिशील है, ये मूव कर रहा है, मूविंग चार्ज पार्टिकल है, तो भैया ये वैद्युत और चुंबकीय क्षेत्र दोनों क्या करता है, प्रोड्यूस करता है। ये रहा अगला क्वेश्चन। स्वतंत्र गति के लिए किसी वस्तु पर कोई बाह्य बल लगाया गया है यदि वस्तु का परिणामी तथा वस्तु का द्रव्यमान ज्ञात हो। परिणामी मतलब क्या होता है, हमें F दिया है परिणामी, तथा वस्तु का द्रव्यमान दे रखा है, मास दे रखा है m। तो न्यूटन के दूसरे नियम की सहायता से हम क्या ज्ञात कर सकते हैं भैया, F बराबर ma होता है। F और a हमें दे रखा है, F बट्टे m बराबर क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, क्योंकि गुणा की चीज़ बराबर की जाके बट्टे में आ जाती है, तो a मिल गया हमें। क्या मिल गया, a। वस्तु का भार ज्ञान नहीं, वस्तु की चाल ज्ञान नहीं, वस्तु का त्वरण ज्ञात कर सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, एक्सेलरेशन हम क्या कर सकते हैं, इसे डिटरमाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है जब किसी वस्तु को द्रव में डुबाया जाता है तो द्रव वस्तु पर ऊपर की ओर कार्यरत बल को क्या कहते हैं। मैंने बहुत बार बताया है, जब हम किसी वस्तु को पानी के अंदर डालते हैं तो पानी भी नीचे से ना ऊपर की ओर फोर्स लगाता है, उसे बोलते हैं बियॉन्ड फोर्स, उत्प्लावन बल बोलते हैं, या उत्थापन बल इसने लिख रखा है, उत्प्लावन बल भी आपको मिल सकता है। भैया दाब बराबर क्या होता है, प्रेशर इक्वल टू होता है F/A। इसका मात्रक मैंने बहुत बार बता दिया है, न्यूटन बट्टे मीटर स्क्वायर। ठीक है, और दाब का मात्रक ही क्या होता है, पास्कल होता है। क्या होता है, पास्कल होता है। अगला है पृष्ठ तनाव टेंशन इक्वल टू होता है F/A। प्रत्येकांक लंबाई पर लगने वाले बल को हम क्या कहते हैं, पृष्ठ तनाव कहते हैं, और इसका फॉर्मूला होता है न्यूटन बट्टे मीटर। ठीक है, मैंने बताया था ये क्षेत्रफल को न्यूनतम रखने का क्या करता है, प्रयास करता है। इसके एग्जाम्पल क्या थे, नहाने के बाद बालों का चिपक जाना। ठीक है, और जो हमारे पेंटिंग का ब्रश होता है, जो उसको पानी से बाहर निकालता है, वो भी आपस में चिपक जाता है। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है। भैया जैव मात्रा ऊर्जा स्रोत का उदाहरण नहीं है, मैं हर बार आपसे बोल रहा हूँ, ये चीज़ को ध्यान से देखना है कि नहीं है। लकड़ी तो भैया जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत है, गोबर गैस भी है, कोयला भी है, लेकिन नाभिकीय जो एनर्जी है ना, ये क्या है, ये जैव मात्रा ऊर्जा का स्रोत नहीं है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है एक प्रोटॉन पर वैद्युत आवेश होता है। भैया प्रोटॉन, फिर देखना इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्ज होता है, प्रोटॉन पर पॉजिटिव, है ना। इलेक्ट्रॉन की खोज की थी किसने, थॉमसन ने। किसने कर रखी थी, थॉमसन ने कर रखी थी। प्रोटॉन की कर रखी थी ईटॉफ और रॉ से रदरफोर्ड। और कहीं आपको इसका गोल्डस्टीन भी मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा, गोल्डस्टीन भी मिल जाएगा। भैया जितने इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है ना, उतना ही प्रोटॉन पर आवेश होता है। दोनों पर आवेश बराबर होता है। 1.6 इंटू 10 की पावर -19 क्या होता है, कूलाम होता है। ठीक हो गया। लेकिन ये भी गलत हो जाएगा, ये भी गलत, ये भी, हाँ यही तो इसका आंसर होगा। 1.6 10 की पावर -19 कर लेना, और प्लस का 19 नहीं होता है। ठीक हो गया। और याद रखना इलेक्ट्रॉन पर माइनस आता है, और लेकिन अगर प्रोटॉन की बात करें तो इस पर पॉजिटिव चार्ज होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। ये रहा अगला क्वेश्चन। कांच का अपवर्तनांक अधिकतम होता है। भैया जो कांच है ना, उसका जो अपवर्तनांक है, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, वो सबसे ज़्यादा किसके लिए होगा, ठीक है, मैक्सिमम। किसके लिए मैक्सिमम होता है, लाल रंग के लिए, पीले रंग के लिए, बैंगनी रंग के लिए, हरे रंग के लिए। भैया कांच का अपवर्तनांक ये देखो, है ना, अपने मार्ग से सबसे ज़्यादा विचलित कौन हो रहा है, सबसे ज़्यादा विप की ओर पड़ते हैं ना, वॉयलेट कलर होता है। वॉयलेट कलर मतलब ये हुआ कि बैंगनी कलर का अपवर्तनांक सबसे अधिक होता है, और इसका विचलन जिसका सबसे ज़्यादा, उसका अपवर्तनांक भी सबसे ज़्यादा। जिसका सबसे ज़्यादा अपवर्तनांक, उसकी तरंगदैर्घ्य सबसे कम। ये चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए, पता होनी चाहिए। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है यदि एक बस अपनी यात्रा के प्रथम आधे समय में 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष आधे समय में 70 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गतिमान है, तब बस की औसत चाल क्या होगी। भैया ये न्यूमेरिकल है, इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, ध्यान से देखना, है ना। यहाँ पर हमें दे रखा है कि आधे समय में, मैं मान लेता हूँ कि कुल समय t था। कुल समय कितना था, t। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, कुल तो लिखा है मैंने, लेकिन समय नहीं लिखा है। कुल समय मान लेते हैं, जो कुल समय है वो कितनी है, t समय लगा, ठीक है। तो आधी यात्रा 40 किलोमीटर प्रति घंटा से, और चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटे समय।
दूरी बट्टे समय। तो मुझे ये बताओ पहले वाले की चाल कितनी है, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी बराबर निकल जाएगा यहाँ पर चाल गुणा समय। ठीक है, तो दूरी यहाँ से कितना आ जाएगा, 40 चाल हो गई और टी हो गया t/2, आधे समय बोल रहा है। और अगली दूरी अगर मैं निकालूँ d2 तो कितने की स्पीड से चल रहा है, ध्यान से देखेंगे 70 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूरी स्पीड तो 70 है और टाइम कितना लगेगा, आधा, है ना पहले। तो भैया चाल बराबर क्या होता है, औसत चाल बराबर, है ना, एवरेज इक्वल टू होता है कुल दूरी, कुल दूरी, है ना। ध्यान से देखेंगे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कुल दूरी बट्टे कुल समय, कुल दूरी बट्टे कुल समय। तो मुझे बताइए कुल दूरी कितनी है, 40 t/2 तो ये रहा और प्लस 70 t/2 ये रहा, और टोटल जो समय लगा है वो कुल समय कितना लगा है, t घंटे लगा है। तो t कर लेता हूँ, इससे कट जाएगा 20t प्लस हो जाएगा, इससे कट जाएगा कितना, 35 दूनी 70, 35 बट्टे t। ठीक है, 35 और 20 हो गया तुम्हारा 55 t/t, t से t कट गया तो आंसर कितना आया, 55 आया। कितना आया, 55 ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर। ठीक है, तो कुल दूरी हमने t माना, चाल बराबर दूरी बट्टे समय होता है, तो यहाँ से दूरी हमारा समय यहाँ इंटू हो जाएगा, तो चाल गुणा समय। चाल देरी की थी पहले की 40, समय आधा बोल रहा था, है ना, दूसरे की चाल 70 और आधा, इन दोनों को जोड़ दिया क्योंकि कुल दूरी बट्टे कुल समय, कुल दूरी को जोड़ देंगे दोनों को और कुल समय t था, गुणा भाग करके आंसर 55 है ना। इधर की साइड आता हूँ, आपको दिखने में थोड़ी दिक्कत हो रही होगी। अगला क्वेश्चन ये रहा, अगला क्वेश्चन कहता है टॉर्च, सर्च लाइटर तथा वाहनों की हेडलाइटों में बल्ब कहाँ लगाए जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैं कहूँगा कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए। भैया बोला है जो टॉर्च होते हैं, सर्च लाइट तथा वाहनों की हेडलाइटों में जो आगे से हेडलाइट, बल्ब कहाँ पर लगाए जाते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। परावर्तक के वृत्तीय फोकस से बीच में, गलत भैया, परावर्तक के फोकस के अत्यधिक निकट, परावर्तक के फोकस एवं वक्र के बीच, परावर्तक के वक्रता केंद्र पर नहीं, ये भी नहीं। तो भैया हमें क्या करता है, बड़ा प्रतिबिंब देखना है, सीधा प्रतिबिंब देखना है। तो परावर्तक के फोकस कहाँ पर, फोकस की अत्यधिक अगर हम निकट लगा दें तो क्या होगा भैया, हमें चीज़ें स्पष्ट दिखाई देंगी और बड़ी दिखाई देंगी। तो ऑप्शन नंबर 18 का ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, 2 स्टार बना देता हूँ, पेपर में आएगा तो उस दिन दिखा दूंगा कि इस PDF से क्वेश्चन पूछा गया था। ये रहा अगला क्वेश्चन, यांत्रिक तरंगों का संचरण निर्भर करता है। भैया जो यांत्रिक हैं, ठीक हो गया, जो मैकेनिकल वेव हैं, जो कौन है, जो मैकेनिकल वेव हैं, वो किस चीज़ पर डिपेंड करती हैं, ये आपको बताना है। पदार्थ की प्रत्यास्थता पर, मैंने बताया था इलास्टिसिटी पर ये निर्भर करती है, जब मैंने क्या पढ़ाया था आपको, जब मैंने ये टॉपिक पढ़ाया था ध्वनि वाला। दूसरा, पदार्थ के घनत्व, मैंने बोल रखा था डेंसिटी पर भी डिपेंड करती है, मीडियम के। पदार्थ के जड़त्व पर, हाँ भैया, इनर्शिया पर भी ये डिपेंड करती है। तो उपरोक्त सभी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ABC, इसके तीनों आंसर हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, यदि कोई पदार्थ पानी पर तैर रहा है तो उस पदार्थ का आपेक्षिक घनत्व कितना होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है भैया, अगर कोई भी वस्तु पदार्थ है ना, कोई भी सब्सटेंस फ्लोटिंग कर रहा है, तैर रहा है किसके ऊपर, वाटर के ऊपर, इसका मतलब उसका आपेक्षिक घनत्व होगा वो 1 से क्या होगा, कम होगा। क्या होगा, 1 से उसका आपेक्षिक घनत्व कम होगा। तो 1 से कम वाला ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर। अगर डूब जा रहा है तो उसका आपेक्षिक घनत्व 1 से क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। कोई वस्तु कब डूबती है, क्यों डूबती है, बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं इस पर। ठीक है, अब बताने की जरूरत नहीं है। संबंध है भैया, क्या लिखा है, 16 संबंध। अच्छा, इन द इक्वेशन FGM/MD/2F बराबर, अच्छा ठीक है, संबंध, अच्छा ठीक है। ये देखो, ये बोल रहा है F बराबर कैपिटल G, कैपिटल M स्मॉल m अपॉन F, D² लिखा है ना, डिस्टेंस को D लिखा होगा इसने, दूरी। भैया इसमें जो G है ये क्या है, ये G क्या है, गुरुत्वाकर्षण नियतांक है। परीक्षण स्थल पर G के मान पर निर्भरता करता है। उपरोक्त 2 द्रव्यमानों में से एक पृथ्वी पर ही किया जाता है, पृथ्वी की सतह पर अधिकतम होता है, प्रकृति पर, हाँ ठीक है। यही बोल रहा हो कि कैपिटल G क्या है, प्रकृति पर सार्वत्रिक नियतांक है ना। अरे यूनिवर्सल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू बताओ, 6.67 × 10⁻11। इसका अगर हम यूनिट निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, देखो, G = F तो पहले से इधर, ये इक्वल किधर जाएगा, इंटू में आ जाएगा, F × D², अपॉन ये कहाँ जाएगा, कैपिटल में, अपॉन में, F क्या है, न्यूटन, इंटू ये दूरी है, दूरी का मात्रक मीटर² बट्टे ये kg²। तो यहाँ से इसका मात्रक आता है न्यूटन मीटर² kg-2, इसकी यूनिट हो जाएगी। ठीक है, इसके पीछे इसकी यूनिट को लिख देना, कभी कभी यूनिट भी इसकी पूछता है, तो ये क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। अगला क्वेश्चन कहता है, कम दबाव CO2 बुझाने की प्रणाली में वायु को किस तापमान पर प्रस्थित
टंकी में संग्रहित किया था। बोला है ना कि ये बोला है कि कोई भी चीज़ वायु को किस तापमान पर हम रखें, कम दबाव CO2 बुझाने की प्रणाली। भैया CO2 से जो बुझाने की प्रक्रिया होती है उसमें ये बोला है कि जो उसका टेम्परेचर है ना, वो टंकी का टेम्परेचर में कितने टेम्परेचर पर हमें टैंकी जो गैस है उसको उसमें प्रवाहित करना चाहिए। ठीक है, तो इसका डायरेक्टली आंसर होता है -18 डिग्री सेल्सियस पे इसको हमें क्या करना पड़ता है, टैंकी के अंदर बंद करना पड़ता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन ये रहा, वायु की गति मापने का यंत्र है। जो वायु की गति मापता है ना, वायु की गति, भैया ओडोमीटर तो स्पीड नापता है, नहीं होगा। स्पीडोमीटर भी स्पीड नापता है, नहीं होगा, है ना। एनीमोमीटर या बैरोमीटर, भैया एनीमोमीटर क्या करता है ना, वायु की गति को नापता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन कहता है कितनी माप से अधिक ध्वनि को शोर का हाँ भैया बोला कि हम कितना चिल्लाएंगे, शोर कब कहेंगे, हम किस चीज़ को शोर कहेंगे। मैं भी बोल रहा हूँ, क्या तुम कह सकते हो गुरुजी आप शोर कर रहे हो? आप कभी नहीं, शोर नहीं बोलोगे, आप बोलोगे आप बातचीत कर रहे हैं, आप हमें पढ़ा रहे हैं। तो ये नॉर्मल वार्तालाप मैं कर रहा हूँ। अब मैं कहूँ भैया मैं कितनी स्पीड से बोलूँ या कितना चिल्लाऊँ कि इसे मैं शोर कहूँगा, शोर किसे कहेंगे? तो इसका आंसर आता है 80 डेसिबल से यदि तेज की आवाज़ आ रही तो उसे हम क्या बोलेंगे, शोर बोलेंगे। ठीक है, अब जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चे बोलते हैं शोर मत करो, हम ऐसे कहते हैं कि बातें मत करो। जब कोई धीरे धीरे, देखो तरीका होता है अलग अलग करेंगे। अब कुछ चीज़ों को सोचना, जब मान लो आप अपने दोस्त से ना गुटर गु करते हैं, मान लो क्लास में आप बैठे थे, आपने गुटर गु करी होगी, तब टीचर बोलते थे कि बोलो मत, आवाज़ मत करो। लेकिन जब टीचर 2 मिनट के लिए बाहर गया नहीं और आप लोगों ने हल्ला शुरू करा नहीं, कोई बेंच पे चढ़ रहा है, कोई पंखों पे लटक रहा है ना, ऐसी होता है भाई, हमारे समय भी ऐसी होता था, है ना। कोई टेबलों को तोड़ रहा है, कोई कुर्सी मार रहा है, तो जब टीचर बाहर से अंदर आता था तो बोलता था शोर मत करो। क्या कहता था? शोर मत करो। उस समय बहुत सारे लोग बोलते थे और उसकी जो आवाज़ थी वो 80 डेसिबल से प्लस चली जाती होगी। तो मैं आपको समझाने का एक तरीका बता रहा हूँ कि 80 डेसिबल से यदि आवाज़ ज़्यादा आने लग जाएगी तो हम कहेंगे वो शोर है। ठीक है, नॉर्मल वार्तालाप के अंदर कितना होता है? 30 से 40 होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन ये रहा, प्रतिध्वनि के लिए 0.1 सेकंड अभी बता दिया था। स्टीयरिंग में फ्री प्ले किस कारण होता है? बोला जो स्टीयरिंग है ना वो फ्री प्ले हो जाता है, वही कुछ होता ही नहीं, फ्री प्ले हो जाता है वो। तो फ्री प्ले किस वजह से होता है? स्टीयरिंग के ढीले होने के कारण, टायरों के घिसने के कारण, स्टीयरिंग के कठिन होने के कारण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो टायरों के घिसने के कारण है, स्टीयरिंग के ढीला। जब स्टीयरिंग ढीला हो जाता है तो हम बोलते हैं क्या, ये फ्री प्ले हो गया। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगले आंसर पे चलते हैं, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ये रहा अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से, क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसमें नाइट्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या भिन्नात्मक है? बोला है जो ऑक्सीकरण की संख्या ना वो भिन्न किसमें है? इसका वाला हमें ऑक्सीकरण संख्या निकालनी किसकी? नाइट्रोजन की। भैया 2-2 बार लिखे गए, इनको काट दो, है ना। 2-2 बार लिखे गए, हिंदी बार, एक बार इंग्लिश में लिखे होंगे, लेकिन हमारा टाइपिस्ट ऐसा है उसे पता नहीं चला होगा कि ये क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है ना। अगर जो मैं PPT बना लूँगा तो भाई मुझे पता है कि 2-2 बार लिखे गए हैं, उसने कहा होगा कि अगर मैं काट दूंगा 2-2 बार लिखा है, क्या होता है ऐसी चीज़ें लिखी होंगी, है ना, इनको काट दो। तो क्वेश्चन ये कह रहा है कि NH2OH और दूसरा है N2H2, NH3 और N3H में ऑक्सीकरण संख्या भिन्नात्मक किस में? फ्रिक्शनल है। फ्रिक्शन में किस में आएगा? मैंने बहुत बार आपको ऑक्सीकरण संख्या निकालनी सिखाई है, अभी फिर सिखाता हूँ। हमें नाइट्रोजन का पूछा है, जिसका पूछा है उसे x मान लो, प्लस हाइड्रोजन 2 है तो 2 लिख दो। हाइड्रोजन की ऑक्सीकरण संख्या 1 होती है और OH की ऑक्सीकरण संख्या -1 होती है, तो -1 बराबर में 0। तो x का मान कितना आ गया? 2 1 कम 2 और -1 बराबर 0। तो x बराबर +1 बराबर 0, तो x बराबर कितना आ गया? -1 आ गया। ठीक है, ये पहले वाले का है। दूसरे वाले के लिए कलर चेंज, हो कलर चेंज कर सकते हैं क्या मैं? हाँ कर सकता हूँ भैया, मेरी मर्जी है। दूसरा ये रहा, ठीक है भैया, ये 2 हो जाएगा और ये x हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये तो 2 थे और x हो गया। प्लस का ये हो जाएगा 2h का होता है +1 बराबर 0, तो ये हो जाएगा 2x + 2 1 कम 2 बराबर 0। तो 2x 2 उधर जाएगा -2, 2 से 2 कट गया, x बराबर ये भी -1 आ गया भैया, ये भी फ्रिक्शन में नहीं है। ठीक है, मेरी मर्जी, मैं तीसरा कलर भी ले सकता हूँ। तीसरा ये रहा, जिसका निकालना है उसको x मानो, +3 हो जाएगा, इसका कितना हो जाएगा? h = 1, x = हो जाएगा -3। ठीक है, ये भी फ्रिक्शन में नहीं आया। लास्ट वाले को चेक कर लेता हूँ। ठीक है, लास्ट वाले को भी चेक कर लेता हूँ। ये हो जाएगा तुम्हारा 3x और +1 बराबर 0, तो 3x बराबर -1 और x बराबर -1/3। तो क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि भिन्नात्मक कौन सा, फ्रिक्शन में कौन सा, आपको पता चल गया -1/3। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बाकी ऑक्सीकरण संख्या निकालना मैंने आपको सिखा ही रखा हमेशा। ठीक है, अब बहुत बार चीज़ें बता दी तो आपको ये चीज़ें समझ में आने लग गई होंगी।
अगला क्वेश्चन ये रहा, हैंस का नियम संबंधित है। भैया जी बोला जो हैस है ना, जो हैंस या हैस का नियम जो संबंधित है वो किससे है? अभिक्रिया की ऊष्मा में परिवर्तन से, अभिक्रिया के वेग में, सामान्य स्थिरता, गैस के आयतन प्रभाव के प्रभाव से। भैया जो हैस का नियम था ना, ये बताता है कि अभिक्रिया की ऊष्मा में परिवर्तन से ये संबंधित है ना। ऊष्मागतिकी के चैप्टर में हम इसको पढ़ेंगे, या हमने पढ़ लिया होगा कि जो हैस का नियम है वो ऊष्मा में परिवर्तन से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन कहता है निम्न में से कौन से तत्वों का युग्म समान वर्ग में रखा गया है। बोल रहा है जो समान वर्ग में है वो कौन से? समान वर्ग कहने का मतलब है कि उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन भी वही जाना चाहिए। तत्व जिसका परमाणु संख्या 17 है और जिसका 38 है। भैया 17 का विन्यास कितना होता है? 2, 8 और 7। 38 का अगर मैं करूँ तो 2, 8, 18, 18 और 28 और कितना बचा? 10 बचा है ना। तो नहीं भाई, ये तो नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा, पहला ऑप्शन तो नहीं होगा। दूसरा वाले का 20 का कितना होता है? 2, 8, 8, 2 होता है, ठीक है। 40 का 2, 8, 18, फिर 18 आता है, 18 और 10 38, तो ये तो 12, ये भी नहीं है भाई, ठीक है। तो ये भी क्या है? नहीं है। तो इन दोनों में से तो अभी तक कोई भी नहीं है, ठीक है। 11 का कितना होगा? 11 का होगा 2, 8 और 1, और 33 का होता है 2, 8, 18, ये तो 40 तक का नियम होता है। 2, 8, 18, 28 और 28 और 5 भी नहीं है, 5 वाला भी नहीं। अरे भाई कोई है भी कि नहीं है, या कुछ ये क्वेश्चन भी गलत नहीं है। जिसकी परमाणु संख्या 17 का कितना होता है? जल्दी से नोट करेंगे। 2, 8 और 7, ठीक हो गया। और 35 का कितना होता है? 2, 8, 18, 28 और 7, 35। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये देखो ना, 7 और 7, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा है? 7 पे जा रहा है। तो यही इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका ही हो जाएगा राइट आंसर। दोनों में क्या है? 7 से 7 इलेक्ट्रॉन लास्ट ऑफ कोर्स के अंदर है। जब इलेक्ट्रॉन विन्यास करेंगे तो दोनों एक ही युग्म में समान मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन यह है, जल तथा हाइड्रोजन पेरोक्साइड निम्नलिखित में से किसके नियम को दर्शाते हैं? भैया यहाँ पर जल होता है H2O और H2O2 होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। भैया इसमें O एक ही O है तो इसके 16 हो जाएगा। यहाँ कितने? 2 16 दूनी 32 हो जाएगा। जब कट करोगे 1:2 आ गया, ठीक है। तो ये गुणित अनुपात का नियम को व्यक्त कर रहा है, लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शनल, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर। ये रहा आज की क्लास का 30वां क्वेश्चन कहता है निम्न यौगिकों में वैद्युत संयोजन यौगिक कौन सा है? जो वैद्युत संयोजन यौगिक है वो कौन सा है, ठीक है। फिर से यहाँ 2 3 3 बार लिख दिया। HCl NH3Cl NH3Cl, इसको कट कर दो, है ना। BCl3 कट कर दो, AlCl3 कट कर दो, ठीक हो गया। तो इनमें से कौन सा है जो वैद्युत संयोजक यौगिक को दर्शाता है? वैद्युत संयोजन यौगिक को कौन दर्शाता है? HCl दर्शाता है क्या? वैद्युत संयोजक यौगिक नहीं। HCl NH4Cl को हम बोलते हैं नौसादर बोलते हैं क्या? अमोनियम क्लोराइड बोलते हैं ना, अमोनियम क्लोराइड से बोलते हैं। BCl3, हाँ अमोनियम क्लोराइड ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो अमोनियम क्लोराइड है ना वही क्या वैद्युत संयोजक यौगिकों को इसमें दर्शा रहा है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा, एक संक्रमण धातु की अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त करने में कौन से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं? भैया मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं फिर बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ भी ऐसी क्या लिखा रखा है भाई? NS को कट कर दो, ये 2 बार लिखे गए हैं, है ना। ये 2 बार लिखे गए हैं, 2 बार वाले को कट कर दो। ये NS और N-1 को कट कर दो। 75 प्लस N-1 75 नहीं होगा भाई, 75 तो नहीं होगा। N-1 75 नहीं होगा। NS होगा यहाँ पर, NS प्लस N+1T, ठीक है। इसको मैं कट कर देता हूँ, ये हाँ इतना कट कर देता हूँ, ये दोबारा लिखा गया है, ठीक है। बोल रहा है एक संक्रमण धातु क्या होता है? जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन डी उपकोष में प्रवेश करता है उसे क्या बोलते हैं? संक्रमण धातु बोलते हैं। उसे बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं, ठीक है। अधिकतम ऑक्सीकरण अवस्था प्राप्त करने के लिए कौन से इलेक्ट्रॉन मुक्त होते हैं? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है, मैं फिर बोल रहा हूँ, इसका फिक्स क्वेश्चन है। सबसे पहले डी ब्लॉक के एलिमेंट आपको पता होना चाहिए कि जिसका लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ करता है? डी उपकोष में। देखो N-1 डी 1 से लेकर 10 तक बढ़ता है डी उपकोष के अंदर, और N-1 डी 1 से 10 और होता है NS 1 से 2, ठीक है। ये तो क्या है हमारा एस ब्लॉक के तत्वों का इलेक्ट्रॉन विन्यास है। लेकिन बोल रहा है कि कितने इलेक्ट्रॉन मुक्त करे ताकि उसकी अधिकतम ऑक्सीकरण संख्या प्राप्त होगी, तो उसे हम बोलते हैं NS एवं नहीं NS एवं नहीं, इसे हम बोलते हैं N-1। क्या बोलते हैं? ये गलत हो जाएगा इसका आंसर। उसको हम बोलते हैं N-1 D से 7, ठीक है। ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, ठीक हो गया। यहाँ पर NS भी लिखना, NS प्लस, ठीक है। एवं नहीं आएगा, प्लस आएगा। ये रहा अगला क्वेश्चन कहता है कॉपर के भर्जित अयस्क में होते हैं। जो कॉपर है, अरे भाई सभी ऐसे क्वेश्चन लिख दिए क्या? CO को कट करो,
कोई बात नहीं, Cu2S को भी कट करो, दो दो बार लिखे गए सारे। क्या पता होली का समय था और फिर डी अब भी झोंके में बनाई गई हूँ, ऐसा भी हो सकता है, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। धात्विक कॉपर, ठीक है। बोला कॉपर की भर्जित अयस्क में होते हैं, जो कॉपर है उसके भर्जित अयस्क में क्या होते हैं, ऐसा क्वेश्चन पूछ रहा है। केवल Cu2, केवल Cu2S या बोथ, ठीक है, ए और बी, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आंसर आ जाएगा Cu2O, ठीक है। Cu2 जो O है वो क्या कॉपर के भर्जित अयस्क में होते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन कहता है कि कोहरे को भेदने वाली लैंप में प्रयुक्त होती है, जो कोहरे को भेज सके उस लैंप में क्या प्रयुक्त होता है भैया, सीधा आंसर है नियॉन, ठीक है। नियॉन क्या करती है, जो कोहरे है ना, कोहरे को भेदना मतलब क्या होता है, छेद कर देना, पार कर जाना, आर पार कर जाना। तो कोहरे को कौन भेज सकता है भैया, नियॉन जो गैस है ना ये भेज देती है। तो इसलिए बोल रहा है कि कोहरे को भेजने वाले जो लैंप होता है इसमें क्या प्रयुक्त होती है, नियॉन गैस प्रयुक्त होती है, Ni। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है संश्लेषित बहुलक का उदाहरण है, जो संश्लेषित बहुलक है उसका उदाहरण क्या है। संश्लेषित बहुलक तो RNA, प्रोटीन, पॉलीएमाइड। हाँ भैया, पॉलीएमाइड जो होते हैं ना वो संश्लेषित बहुलक होते हैं, जो हमारे दैनिक जीवन में क्या आते हैं, काम आते हैं, जो लाइन है ना, नायलॉन, ठीक हो गया। तो पॉलीएमाइड जो होता है वो संश्लेषित बहुलक का क्या है, एक उदाहरण है। ये रहा अगला क्वेश्चन, बोल रहा है 2-एसिटॉक्सिन बेंजाइल हैलाइड आयोडोफॉर्म अभिक्रिया नहीं बनाता है, क्यों। बोल रहा है आयोडोफॉर्म अभिक्रिया क्यों नहीं बनाता है, 2-एसिटॉक्सिन बेंजाइल हैलाइड आयोडीन अभिक्रिया नहीं बनाता, या बोल लगा एसीटोन, एथेनॉल, मिथेनॉल, एसिडल्डिहाइड, ठीक है। आयोडोफॉर्म अभिक्रिया नहीं बनाता है, ऐसा क्यों है। एसीटोन, मुझे क्वेश्चन में कुछ 2-एसिटॉक्सिन बेंजाइल आयोडोफॉर्म अभिक्रिया नहीं बनाता है, ऐसा क्यों, मुझे तो कुछ क्वेश्चन में दिक्कत आ रही है ना, तो इसको थोड़ा भी कट करते हैं। अभिक्रिया नहीं बनाता है, ऐसा क्यों, थोड़ा सा मिस्टेक लग रही है ऐसा क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन 0.2 m, अच्छा मोल, ठीक है, मोल H2SO4, ये दोबारा लिखा गया है। ठीक है, विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में कितनी होगी भैया। H2SO4 का पहले अणुभार निकालना पड़ेगा, कैसे निकालते हैं बताया था ना, ये 2 हो गया, H का 1 होता है, प्लस S का निकालना पड़ेगा, S 16 दूनी 32 होता है इसका, प्लस 4 O है, 1 O का 16 होता है, ठीक है, बराबर 0, या बराबर 0 करने की जरूरत क्या है, हमें ऑक्सीकरण संख्या जो क्या निकालनी है, करो गुणा भाग, 2 1 कम 2 32, और ये कितना हो गया, 16 चौको 64, 64 4 5 6 7 8 6 3 9 98, 98, ठीक है। तो भैया 98, और कितने मोल है इसके अंदर, 0.2, 98 को 0.2 से इंटू करोगे कितना आ जाएगा, 8 दूनी 16 की 6 हासिल 1, और 9 और 1 10, कितना आ गया 10.6। अरे क्या कर रहे हैं हम, क्या इंटू भी भूल गए हैं, है ना, क्या कर दिया मैंने ऐसे, किसको किससे इंटू कर दिया यही नहीं पता चल रहा कुछ। देखो इंटू है ना, 8 दूनी 16 की 6 हासिल 1, 9 दूनी 18 और 1 19, यही तो होगा, ठीक है। तो कहीं नज़र आ रहा है क्या 19.6, हाँ, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 19.6। ये क्वेश्चन मैं पहले भी करा चुका हूँ, तो अब भाई 7वीं सीरीज में पहुंच गई, इतना तो पता चल गया होगा कि कब क्या करना है हमें, ठीक है। उत्प्रेरकों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है, फिर बोल रहा हूँ, इनकरेक्ट पूछ रहा है भैया, फिर देख लेना, नॉट ट्रू। उत्प्रेरक अभिक्रिया के अंत में परिवर्तन नहीं होता है, उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभ कर सकता है, उत्प्रेरक एक रणीय अभिक्रिया के साम्य परिवर्तन नहीं है। डी ऑप्शन का, डी तो ऑप्शन ही नहीं दिया, तो आंसर है कि उत्प्रेरक अभिक्रिया को प्रारंभिक नहीं कर सकता भैया, ये ऑप्शन नंबर बी। जो हमारे उत्प्रेरक हैं, कैटेलिस्ट हैं, ये क्या करते हैं, अभिक्रिया को प्रारंभ नहीं कर सकते हैं। उत्प्रेरक क्या होते हैं, जो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया की दर को या तो बढ़ा देते हैं या तो कम कर देते हैं, ठीक है। जो हमारी रिएक्शन चल रही है या तो उसको फास्ट करेंगे या उसको स्लो करेंगे, ऐसा काम होता है। लेकिन बोला कौन सा कथन सही नहीं है भैया, ये इसको प्रारंभ नहीं कर सकते हैं, पहले बोल रहा हूँ, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन कहता है उत्प्रेरकों के लिए निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। उत्प्रेरक अभिक्रिया के अंत में परिवर्तन, भैया 2 3 बार ऑप्शन लिख दिए हैं, है ना। 2 क्वेश्चन तो ऐसे ही मैं देख रहा हूँ कि रिपीट कर रखे हैं, एक क्वेश्चन गलत लिखा हुआ है,
3 क्वेश्चन गलत कर दिए। जब किसी कम सक्रिय धातु को अधिक सक्रिय धातु से विलयन में डाला जाता है तो कौन सी क्रिया बोला, देखो कम सक्रिय धातु को अधिक सक्रिय धातु से विलयन में डाला जाता है तो क्या होगा भैया, मैंने आपको बताया था हमेशा, मैंने कहा एक यहाँ पर क्या है, मैंने कहा एक ये है, देखो आपको एग्जाम्पल के जरिए समझाऊंगा ना मैंने कहा ये पावरफुल है याद रखना और ये कम है भैया, इन दोनों की लड़ाई हो रही है, इन दोनों की जब लड़ाई हो रही है मुझे बताओ कौन जीतेगा। अरे ये पावरफुल है तो ये इसे हटा देगा ना, ये देखो हटा दिया, अरे तुम्हें नजर आ रहा है, नहीं आ रहा ना, हटा दिया ना, यही नजर आ रहा है। अगर मान लो ये पावरफुल होता, ये कमजोर होता तो ये इसको हटा देता, ऐसे देखो ये इसको हटा देता, ये हटा देता, तुम्हें ये नजर आता। इसका मतलब जो पावरफुल होगा वो कम पावरफुल वाले को क्या कर देगा, रिप्लेस कर देगा। लेकिन क्वेश्चन तो यहाँ बोल रहा है कि कम सक्रिय धातु को अधिक वाले में डाल दिया। अरे भाई कुछ फर्क ही नहीं पड़ने वाला है, कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला है। क्यों? क्योंकि कम रिएक्टिव जो हमारा मेटल है वो क्या कर रहा है, जिसमें मोर रिएक्टिविटी है उसके अंदर उसे क्या किया जा रहा है, प्रवाहित किया जा रहा है, तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है, तो कोई रिएक्शन नहीं होगी। ठीक है, कोई क्रिया नहीं होगी। आंसर नंबर ए राइट आंसर है। ये रहा क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन कहता है अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ होते हैं। दुर्बल वैद्युत अपघटन, प्रबल वैद्युत अपघटन, उत्प्रेरक। अच्छे चालकत्व विलयन वाले पदार्थ होते हैं। गुड कंडक्टिविटी सॉल्यूशन कंटेन्स। ठीक है, क्या कंटेन करते हैं जल्दी से बताएंगे आप लोग। हम तब तक पानी पी लेते हैं, जल्दी से बताएंगे क्वेश्चन नंबर 40 का आंसर क्या होगा। जल्दी से बताएंगे क्या हो जाएगा। बोला अच्छे चालकत्व, ठीक है, गुड कंडक्टिविटी जो सॉल्यूशन होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं वाले पदार्थ में क्या होते हैं आपको पता होना चाहिए। उसमें प्रबल वैद्युत अपघटन होते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। किसके अंदर? अच्छे चालकत्व विलयन के अंदर बात कर रहे हैं हम। प्रबल वैद्युत अपघट्य होता है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। ये रहा अगला क्वेश्चन, कहता है निम्नलिखित में से किसकी अभिक्रिया से फास्फोरस से फास्फीन बनाया जा सकता है। HCl, NaOH, CO2 या Na2CO3। ये दो बार लिखे गए हैं। ठीक है, इनका फिर से कट करेंगे हम। निम्नलिखित में से किसकी अभिक्रिया से फास्फोरस से फास्फीन बनाया जा सकता है। तो वो कौन सी अभिक्रिया है जिससे फास्फोरस से फास्फीन बनाया जा सकता है, बताइए आप लोग। HCl, NaOH, CO2 या Na2CO3। तो जो इसका आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या कर सकता है, फास्फोरस से फास्फीन बनाया जा सकता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा। क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित में से कौन सा अनुसंख्यक गुणधर्म है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। पृष्ठ तनाव, श्यानता, प्रासरण दाब या प्रकाशी की सक्रियता। पृष्ठ तनाव सरफेस टेंशन, वही कहाँ से आ जाएगा, प्रासरण दाब, श्यानता, विस्कोसिटी, प्रकाशी सक्रियता। तो प्रासरण दाब क्या हो जाएगा आंसर। जो प्रासरण दाब है वो अनुसंख्यक गुणधर्म को क्या करता है, यहाँ पर प्रदर्शित करता है। अम्लीय वर्षा के जल का सामान्य पीएच मान है। अम्लीय वर्षा के जल का अच्छा, जो अम्लीय वर्षा है उसके जो पीएच मान है वो पूछा सीधे 5.2 होता है, एसिडिक होता है। और जो नॉर्मल पीएच होता है पानी का वो कितना होता है, 7 होता है। ठीक है, अम्लीय क्या होता है, जिसका पीएच मान 7 से कम होता है। क्षार क्या होता है, जिसका पीएच मान 7 से ज़्यादा होता है। ये रहा अगला क्वेश्चन, किस तत्व का ऑक्साइड अम्फोट्रिक है। अम्फोट्रिक तो नहीं आएगा भैया, ऑक्साइड अम्फोट्रिक नहीं, उभय धर्मिक लिखो यहाँ पर, उभय धर्मी मतलब जिस पे अम्ल और क्षार की दोनों रिएक्शन। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा एसन। क्या जाएगा, एसन। और Na और Mg क्या है, ये दो क्या है, धातु हैं। ये दो क्या है, धातु हैं। ठीक है, इनका जो ऑक्साइड बनेगा वो क्षारीय ऑक्साइड बनेगा। क्षारीय ऑक्साइड बनेगा, क्षारीय ऑक्साइड। चीज़ें नोट करना, जो जो मैं बताता हूँ इंपॉर्टेंट बताता हूँ। ये क्या है, अधातु है। ये कैसी है, एक अधातु है। और अधातुओं की जो ऑक्साइड बनते हैं वो कैसे बनते हैं, अम्लीय ऑक्साइड बनते हैं। कैसे बनते हैं, अम्लीय ऑक्साइड बनते हैं। ऐसा नहीं इसका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन ये रहा 45, निम्न में से अम्लीय ऑक्साइड, अभी बताया था ना अम्लीय ऑक्साइड जो अधातु होते हैं अम्लीय ऑक्साइड बनाते हैं। तो इन सब में अरे दो बार भाई बड़ी दिक्कत है चीज़ों से ना। तो आप देख लो कौन धातु है, एल्यूमिनियम धातु है भैया। ये तो क्या बन जाएगा, क्षारीय ऑक्साइड बनाएगा। के ये भी क्षारीय ऑक्साइड, Mg भी क्षारीय ऑक्साइड, ये तो सब क्षारीय ऑक्साइड है। तो P क्या है, एक धातु है जो कि अम्लीय ऑक्साइड बनाएगा। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। अगर आपको चीज़ें पता है ना तो आप कैसे भी निकाल सकते हैं।
आपको पता होना चाहिए कुछ चीज़ें, तो आप कान कहीं से भी पकड़ोगे तो आंसर वही आएगा। अल्कोहल एक विहाइड्रोजनीकरण द्वारा प्राप्त होता है। अल्कोहल कानी है, अल्कोहल के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा क्या प्राप्त होता है, ठीक है। डिहाइड्रेशन ऑफ द अल्कोहल क्या प्रोड्यूस करता है, एल्डिहाइड करता है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, एल्डिहाइड होता है CHO को हम एल्डिहाइड बोलते हैं। एमीन आपको पता है, एल्केन, एल्काइन, एल्कीन आपको बता रखा था मैंने, और एस्टर क्या होता है, एस्टरिफिकेशन आपको बता दिया जाएगा आगे को। 47 ताम्र ग्लास का रासायनिक सूत्र क्या है। ताम्र ग्लास का रासायनिक सूत्र Cu2S CuO दो बार लिखा है, फिर दो बार, इनको कट कर देना, जो दो बार इनको कट कर दो, ये दो बार लिखे गए CuFe2S2 CO3, ठीक है। ताम्र ग्लास का रासायनिक सूत्र क्या होगा, बताइए जल्दी से क्या होगा। इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा Cu2S, ठीक है, कॉपर सल्फेट। अगला क्वेश्चन कहता है अम्लगम होता है। भैया अम्लगम क्या है, अम्लगम आपको पता होना चाहिए। अम्लगम क्या है, अम्लगम क्या होता है, एक मिश्र धातु है जो अम्ल और क्षार को दोनों को मिला के बनाया जाता है, उसे हम अम्लगम बोलते हैं। सॉरी, मिश्र धातु है जो कि धातु और धातु को मिलके बनाई जाती है। अम्ल क्षार कहाँ से आ जाएगा यहाँ। अगला क्वेश्चन, H2S के गैस में जबकि द्रव है, इसका क्या कारण है। 39 क्या लिखा है यहाँ पर, अच्छा 49 होगा वो, ठीक है। बोला H2OH, अच्छा H2S और H2O ये लिखा गया है वो, ठीक है। बोला है H2S गैस है जबकि H2O द्रव है, इसका क्या कारण है। ध्रुवता अनुभार हाइड्रोजन बंध, ठीक है। H2O में हाइड्रोजन बंध की वजह से, किसकी वजह से, इसका ये द्रव है, द्रव होने का क्या कारण है कि जो H2O होता है ना उसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाता है, और जिसमें हाइड्रोजन बंध पाया जाएगा वो कैसा होगा, द्रव होगा। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर। ये थोड़ा सा केमिस्ट्री में मुझे लगता है PPT में थोड़ी दिक्कत से बना रखी है ना, यहाँ जैसे क्या बना रखी है ना। अगला ये रहा, निम्नलिखित में से सबसे कम क्षारीय है। भैया सबसे कम क्षारीय कौन सा होगा, KCABEMG। आप बताएंगे कि सबसे कम क्षारीय कौन सा है, जल्दी बताएंगे। पोटेशियम, कैल्शियम, बेरिलियम या मैग्नीशियम। ये क्वेश्चन आपके लिए छोड़ दूँ क्या, इतना तो आप भी कर सकते हैं, ठीक है। इतना आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी रहता है, लेकिन मुझे लगता है कि कुछ लोग अभी पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, सीरियसली से पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं। उन्होंने बैच लिया हुआ है लेकिन प्रॉपर रूप से बैच को नहीं देख रहे हैं। कभी उनका मन कर गया तो तब देख रहे हैं, क्योंकि पता चल जाता है ग्रुप में, आपके रिस्पांस से पता चल जाता है। कुछ ही बच्चे ऐसे हैं जो रिस्पांस देते हैं हमेशा, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं जो रिस्पांस नहीं देते हैं। भाई अब बाकी आपके ऊपर ही निर्भर करता है। 119 रुपये ज़िंदगी में क्या मायने रखते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप उन चीज़ों को सीरियसली तरीके से ले रहे हैं या फिर सोच रहे हैं कि यार 119 रुपये की तो बात है, इतना तो मैं एक दिन में खर्च कर देता हूँ, कोई बात नहीं मैं सोच लूँगा, खर्च कर दिया। कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जो स्टार्टिंग में तो बैच ले लेते हैं और सोचते हैं कि बस बैच ले रहे तो हमारा हो जाएगा। नहीं भाई, ऐसा होने वाला नहीं है। चाहे आप 1000 का बैच ले लो, चाहे 2000 का ले लो, चाहे 5000 का ले लो, चाहे 10,000 का बैच ले लो, पढ़ना आपको ही पड़ेगा। और इसी बैच की कीमत मेरी मर्जी होती, मैं 9,900 मैं 999 भी कर सकता था। आप बोलते यार महंगा बैच है, इसका मतलब इसकी वैल्यू होगी, नहीं, ऐसा नहीं होता है। ये आपकी सोच के ऊपर डिपेंड हो गया कि यार 119 रुपये का बैच है तो इससे क्या ही आएगा, ऐसा सोचते हैं बच्चे। भाई ये रुपये को मेरे को लिखना ही तो था, बस मुझे कुछ नहीं करना था, ये करना था, और ये करते ही आप खुशी खुशी से लेते बहुत सारे बच्चे। लेकिन नहीं मेरे दोस्त, आपके साथ ऐसा नहीं कर सकता हूँ मैंने 119 रुपये भी देखा है, इसके पीछे भी कुछ रीज़न थे। रीज़न ये थे कि आप सीरियसली तरीके से पढ़ोगे। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो भी नहीं पढ़ रहे हैं, तो आपसे यही कहूँगा कि 1 महीना बचा हुआ है, आप पढ़ लीजिए। आपकी ज़िंदगी का सवाल है, आपके माता पिता का सवाल है। आपके माता पिता आपको वर्दी में देखना चाहते हैं, बहुत मेहनत से आपके पीछे लगे हुए हैं, आप अभी पढ़ रहे हो तो लापरवाही मत करना। मैंने हर बार आपसे बोला है कि इस समय तबीयत खराब बहुत ज़्यादा चल रही है, मैं दवाई खा के यहाँ पर पढ़ाने आ रखा हूँ अभी भी, ताकि आपको कोई भी रुकावट ना हो क्लास के बीच में। तो ये सारी क्लासें हैं, अच्छी क्लास चल रही हैं। 750 क्वेश्चन आज हमने पूरे कर लिए हैं, 750 क्वेश्चन और बचे हैं, जल्द ही उनको मैं आपको पूरा करा दूंगा। आपको पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा, फिजिक्स समझने में मज़ा आ रहा होगा, केमिस्ट्री समझने में मज़ा आ रहा होगा। बायोलॉजी का बहुत सारे बच्चों को डाउट था कि अभी क्लासें बहुत पीछे हैं, मुझे पता है, लेकिन बायोलॉजी की क्लासें कल से आपको क्या मिलेंगी, रेगुलर मिलने वाली है। अपनी वाणी को देता हूँ विराम, आप पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।